हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री का सैम्पल पेपर। ठीक है। और ये जो सैम्पल पेपर है ये आपकी जो एडुडेल वाली वेबसाइट पे उस पर अवेलेबल है। और ये आपका टर्म 2 के पेपर जो आपके हैं, यानी कि आपका जो 10 जून को जो आपका हिस्ट्री का पेपर है उस पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको इसी पेपर में से डिक्टो इसी भाषा में आपके पेपर में देखने को मिले, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा, आपके जो पेपर का पैटर्न है, जो न्यू पैटर्न है, उसके आधार पे ये आपका जो सैम्पल पेपर है बनाया गया। तो ये आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है। और इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपके पेपर में जो आएंगे क्वेश्चन, ठीक है, टोटल आपके यहाँ पे 5 चैप्टर आ रहे हैं और पांचों चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। आप ये वाली वीडियो जरूर देख लेना, इसके लिंक जो है इन वीडियोस के मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए, इसमें चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे करा रखे हैं, तो आपको ये वीडियो देख के जाओगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको इनमें से कई सारे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और शुरू करते हैं अपने सैम्पल पेपर को। तो एक बार सैम्पल पेपर को ध्यान से देखिए। ये मैं नहीं पढ़ूंगा, इसे आप एक बार वीडियो को रोक के पढ़ लेना। ये सारी चीज़ें आपको पता होगी क्योंकि प्री बोर्ड का एग्जाम आपने दे रखा है। हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे। देखिए, आपका सेक्शन ए जो है इसमें 3 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, सेक्शन ए में 3 नंबर के कितने क्वेश्चन है टोटल? तो यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे 1 से 4 तक जो आपके एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं वो आपके 3 नंबर के हैं। ठीक है। और इसमें आपको जो वर्ड लिमिट दे रखी है वो 80 वर्ड है। 80 वर्ड से ज़्यादा बड़ा आपको आंसर नहीं लिखना है। तो एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं और इसकी आंसर की भी दे रखी है, आंसर की से इसके क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे। चैप्टर में मैंने आपको डिटेल में बता रखा है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा आंसर की से एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करके बता दूंगा तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के सामने प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया था? यानी कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसमें जो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो लाया गया था, उसमें कौन सी 3 महत्वपूर्ण आदर्शों पे चर्चा की गई थी, ये आपसे पूछा हुआ है। तो चलिए एक बार इसके आंसर को देखते हैं, मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ इसे। देखिए, इसमें आपको 6 पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, इसमें से आपको कोई 6 पॉइंट में से कोई 3 पॉइंट लिख के आने, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 3 ही पॉइंट लिखने हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव में आजाद भारत के मूल आदर्शों की रूपरेखा पेश की गई थी। क्योंकि देखो, 1947 में देश आजाद हुआ था, संविधान सभा बनाई गई थी। संविधान सभा जो बनी थी हमारी, उसको क्या काम करना था? संविधान बनाना था देश के लिए, यानी आजाद भारत के लिए संविधान बनाना था। तो उस संविधान सभा को संबोधित करते हुए नेहरू जी ने ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। एक तरह से आप इसे समझ लो, ये एक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट यानी एक खाका है जिसमें ये बताया गया था कि हमारे संविधान में क्या क्या चीजें आगे हम डालेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से उस फ्रेमवर्क को प्रस्तुत किया गया था जिसके अनुसार संविधान निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाया गया। ठीक है, यानी कि क्या क्या हमारे हमारे संविधान में होना चाहिए वो बातें इसमें डिस्कस कर दी गई थी। इसके बाद क्या है कि प्रस्ताव में ये भी सुनिश्चित किया गया था कि समस्त भारत के लोग, जितने भी भारत के लोग हैं, इनके लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा, अवसर, न्याय की समानता प्राप्त होगी। यानी सभी को समानता मिलेगी। ये पहले पहले ही डिसाइड हो गया था संविधान बनने से पहले। आपको पता होगा कि देश में जाति प्रथा थी। ठीक है, और जाति प्रथा के तहत क्या होता था कि कुछ जातियों को उच्च जाति का दर्जा मिला था, कुछ जातियों को निम्न जाति का दर्जा मिला हुआ था। तो क्या होता था कि कुछ जातियों के साथ भेदभाव होता था, जैसे छुआछूत और असमानता वाली व्यवस्था थी। तो इसी चीज को खत्म करने के लिए पहले से ही डिसाइड हो गया था कि समस्त भारत के लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अवसर और न्याय हर मामले में क्या है, उनको समान माना जाएगा। ठीक है, लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी होगी, उपासना कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, इन सब चीजों की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, जो अल्पसंख्यक और जो पिछड़े वर्ग है या फिर जो जनजातियां हैं, इनके लिए रक्षात्मक प्रावधान होंगे ताकि इनकी रक्षा की जा सके। तो इस तरीके से आपके सामने टोटल 6 पॉइंट है और इसमें से कोई भी 3 लिखने थे। ठीक है, ये तो आपकी किताबी लैंग्वेज हो गई। थोड़ा सा और आसान शब्दों में आपको बता देता हूं मैं। अब जो बता रहा हूं आप इसे ध्यान से समझना। देखो, क्या था कि देश का संविधान बनाया जाना था। ठीक है, देश का संविधान का निर्माण होना था। ऐसे में क्या जरूरत पड़ी कि संविधान किस प्रकार का हो? तो इसीलिए क्या हुआ कि संविधान किस प्रकार का हो, संविधान में क्या चीजें हो, कुछ मूल बातें, यानी ये तो हमारे संविधान में जरूर होना चाहिए, ऐसी कुछ बातें नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव के जरिए रखी थी संविधान सभा में। ठीक है, तो इसी चीज पे आगे अमल किया गया और संविधान में ये बातें डाली गई, जैसे कि सभी को समानता प्राप्त होगी, अभिव्यक्ति की आज़ादी होगी, उपासना की आज़ादी होगी, व्यवसाय कर सकता है कोई, राजनीतिक और अन्य आर्थिक वगैरह ये सारे अवसर मिलेंगे सभी को। इस तरीके की बातें प्री डिसाइड आप कह सकते हो, उसको पहले से डिसाइड हो गई थी और उस चीज को अमल किया गया।
ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को रट के जाना, मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर में अगर आप उठाओगे तो उद्देश्य प्रस्ताव का क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, तो बिल्कुल इग्नोर मत करना इन क्वेश्चनों को, यहाँ से कई क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, जो सेकंड क्वेश्चन होगा इसमें आपको ऑप्शन मिल सकता है, यानी एक ऊपर और एक नीचे, दो क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें से आपको कोई एक क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। साहूकारों, जमींदारों, औपनिवेशिक राज्य के विरुद्ध संथाल विद्रोह के किन्हीं तीन कारणों का परीक्षण कीजिए। यानी जो साहूकार थे, जमींदार थे, या जो और औपनिवेशिक राज्य के विरुद्ध जो संथाल विद्रोह हुआ था, उसके तीन कारण बताने। तो आपको स्टोरी तो पता होगी अगर आपने चैप्टर पढ़ा है। क्या हुआ था कि अंग्रेज जो थे वो पहाड़ी लोगों को सभ्य बनाना चाहते थे, ठीक है, लेकिन वो नहीं बना पाए। पहाड़ी लोग जो थे वो अंग्रेजों पे हमला कर देते थे और उनकी व्यवस्था को नहीं मानते थे। तो ऐसे में उन्होंने सोचा कि पहाड़ी लोगों से अगर निजात पाना है तो कोई कुछ इनको हटाना पड़ेगा। तो ऐसे में इनको एक विकल्प दिखा, संथाल, क्योंकि संथाल जो थे ये आदर्श बाशिंदे थे। आदर्श बाशिंदे का मतलब है ये एक जगह बसकर स्थायी कृषि करते थे, जबकि जो पहाड़ी लोग थे तो वो झूम खेती करते थे, इधर से उधर जाते रहते थे, तो उनको वो व्यवस्था पसंद नहीं थी। अब जो पहाड़ी लोग थे वो जंगलों से प्यार करते थे, जंगलों को काटते नहीं थे, जबकि संथालों को जंगलों को काटने में कोई दिक्कत नहीं थी। तो अंग्रेजों ने इनको एक ऑप्शन बना दिया कि भाई, इनको कहा कि तुम जाओ जंगलों को काटो, साफ करो, इस तरीके की चीजें, और इन्होंने किया भी। ऐसे में पहाड़ी लोगों को जंगल के अंदर जाना पड़ा, ठीक है, राजमहल की पहाड़ियों के अंदर जाना पड़ा, और इन्होंने बाकी जमीन को क्या करा, कृषि योग्य बना दिया। अब क्या था भाई, इनको ये समझ में आ रहा था कि अंग्रेजों ने हमें जमीन दे दी है, तो खुश हो रहे थे संथाल, लेकिन इनको रियलिटी नहीं पता थी कि बाद में इनके साथ क्या होने वाला है। दामिनी कोह के तहत जो इनको जमीन दी गई थी, बाद में फिर वापस उसमें टैक्स वगैरह लगा दिया गया, एक तरह से इनको परेशान किया जाने लगा। इसके कारण क्या हुआ, विद्रोह हो गया। तो ये मैंने आपको पूरी स्टोरी बता दी है, ठीक है, ऐसा ऐसा हुआ था। अब चलिए, ये मैंने बैकग्राउंड बताया, एक बार हम इसके आंसर को भी देख लेते हैं। देखिए, आंसर है कि ब्रिटिश सरकार संथालों की कृषि भूमि पर भारी भू राजस्व लगा रही थी। मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में कि कुछ जमीन इनको दे दी दामिनी कोह के तहत, कह दिया ये जमीन तुम्हारी है। शुरू में ये बहुत खुश हुए कि भाई हमें तो जमीन मिल गई, लेकिन इन्हें पता नहीं था अंग्रेज क्या करेंगे। बाद में अंग्रेजों ने क्या करा, उस पर भारी टैक्स लगा दिया, इन्होंने ज्यादा टैक्स लगा दिया। ठीक है, साहूकार जो थे वो ऊंची दर पे इनसे क्या कर रहे थे, ब्याज वसूल रहे थे। ठीक है, संथालों की जमीनों पे अगर संथाल मान लो नहीं दे पा रहे ब्याज या पैसा नहीं दे पा रहे, तो उनकी जमीन पे कब्जा कर लेते थे। तो ये इसलिए परेशान थे। देखिए, दो समस्या, पहली समस्या क्या थी कि अंग्रेजों ने टैक्स ज्यादा लगा दिया, ये पहली समस्या है। दूसरी समस्या क्या है, जो साहूकार लोग हैं वो इनसे ज्यादा टैक्स वसूल ज्यादा मतलब इनसे ब्याज वसूल रहे हैं, ये हो जाएगा। और अगर ब्याज ना दे पाए तो इनकी जमीन पे कब्जा कर लेते हैं, ये दूसरी समस्या होगी। तीसरी समस्या देखो, जमींदारों, साहूकारों और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा दामिनी कोह के इलाके पर अतिक्रमण किया जा रहा था। यानी जो जमीन को दामिन ई कोह के तहत मिली थी, अब उस पे जमींदार लोग, ठीक है, साहूकार लोग और जो ब्रिटिश अधिकारी हैं वो कब्जा कर रहे हैं। तो एक तरह से इनके हाथ में कुछ नहीं आया, इनके हाथ से वो जमीन भी छीनने लगी थी। तो ऐसे में ये जो थे संथाल, ये परेशान हो गए थे। इन्होंने क्या करा, 1856 तक साहूकार, सरकार और जमींदारों के खिलाफ, ठीक है, भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ियों पे इन्होंने क्या करा था, एक आंदोलन छेड़ दिया था, इनके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। तो कारण आप बता सकते हो ये, ठीक है, कारण आपको बताना ये। और मैंने आपको पूरी स्टोरी बता दी है रिवाइज कराने के लिए कि ऐसा ऐसा हुआ था। ठीक है, स्टोरी की जरूरत नहीं है, पेपर में स्टोरी मत लिखना, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, वरना टू द पॉइंट बता सकता था मैं। आगे चलते हैं। इसी के ऑप्शन में एक और क्वेश्चन दे रखा है, इस ऑप्शन वाले क्वेश्चन को देखो। इस्तमरारी बंदोबस्त वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रखे हैं इन्होंने। तो देखिए, इस्तमरारी बंदोबस्त वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इस्तमरारी बंदोबस्त लागू होने के बाद जमींदार जो थे वो अपनी राजस्व मांग को अदा करने में बराबर कोताही करते थे, हमेशा चूकते थे। तो राजस्व की बकाया रकम जो थी वो बढ़ जा रही थी। इस कथन की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। आपको पता है कि देखिए क्या किया था अंग्रेजों ने, इस्तमरारी बंदोबस्त ले आए थे। इसके तहत क्या किया था, इन्होंने टैक्स निर्धारित कर दिया था कि भाई इतना टैक्स हमको चाहिए। ठीक है, चाहे किसान की फसल हो, चाहे किसान की फसल ना हो, चाहे किसान की फसल नष्ट हो जाए, लेकिन हमको इतना टैक्स चाहिए। यानी इन्होंने एक स्थायी टैक्स लगा दिया था। अब वो टैक्स जो होता था वो अंग्रेज जो किसानों से डायरेक्ट नहीं लेते थे, बीच में किसको रखते थे, जमींदार को। पूरी चीजें समझिए, ठीक है, आपको पता होगा। जमींदार को बीच में रखते थे और जमींदार किससे लेते थे, किसान से। अब क्या होता था, किसान की मान लो फसल नष्ट हो गई या किसान के पास नहीं है टैक्स, तो वो जमींदार को कैसे देंगे, और जब जमींदार को मिलेगा नहीं तो फिर वो आगे अंग्रेजों को कैसे जमा करेंगे। तो ऐसे में क्या होता था कि जमींदार जो थे कई बार उनको मिलता भी नहीं था, और कई बार जानबूझ के भी वो लेट करते थे, तो वो बराबर कोताही करते थे। ठीक है, राजस्व की
जो मांग थी उसको अदा नहीं करते थे। ऐसे में जो उनकी बकाया थी वो बढ़ जाती थी, और जब बकाया बढ़ जाती थी तो क्या होता था, उनकी जमींदारी की नीलामी की जाती थी। ये हमने पूरा पढ़ा था। चलिए आंसर देखते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि भाई क्यों करते थे वो ऐसा, कोताही क्यों करते थे, ये आपको समझना है। तो देखिए इसके कई सारे कारण हैं, ठीक है। जैसे कि एक कारण तो ये हो जाएगा कि जो राजस्व था ना, जो टैक्स था, उसकी मांग जो थी वो टैक्स की मांग बहुत ऊंची थी, ठीक है, यानी कि ज्यादा था टैक्स, और इतनी कमाई थी नहीं जितना वो टैक्स ले लेते थे। तो एक समस्या तो ये थी। इसके अलावा दूसरी समस्या क्या थी कि उपज की नीची कीमतें, जिस पर कर चुकाना मुश्किल था, कि उपज की जो कीमतें थी वो कम थी और टैक्स जो था वो ज्यादा था, इसलिए भी टैक्स चुकाना आसान नहीं होता था। फिर क्या होता था, असमान राजस्व, ये समस्या थी। फिर ये सूर्यास्त विधि, यानी वो बोल देते थे भाई कि हमें फलानी डेट को शाम के सूर्य ढलने से पहले हमको टैक्स चाहिए, ठीक है, और नहीं अगर दे पा रहे हो तो फिर हम जमींदारी नीलाम करेंगे। तो ये भी समस्या थी। फिर क्या थी कि जमींदार की सीमित शक्ति, जमींदार के पास बहुत ज्यादा शक्ति नहीं थी क्योंकि अंग्रेजों ने उनको कंट्रोल कर लिया था, ठीक है। अब अंग्रेजों के एक तरह से गुलाम ही बन चुके थे ये। जमींदार की सैनिक टुकड़ियां जो होती थी, कभी जमींदारों के पास सैनिक, खुद के सैनिक टुकड़ियां होती थी, उसको अंग्रेजों ने भंग कर दिया था ताकि इनको कमजोर किया जा सके। रैयतों से जमींदारों द्वारा कर वसूली में समस्या आती थी। कई बार क्या होते थे, जो जोतदार होते थे वो भी मतलब किसानों को भड़का देते थे कि इनको टैक्स मत दो। तो इस तरीके की चीजें होती थी। तो यहाँ पे देखो आपको ना 3 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो केवल 3 ही पॉइंट लिखने हैं, ठीक है, ज्यादा बड़ा आंसर नहीं लिखना, लेकिन उस 3 पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना पेपर में आप। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत 1857 में विद्रोहियों द्वारा जारी की गई घोषणाओं में भारतीय समाज के सभी तबकों में एकता और सह अस्तित्व का आह्वान किया जाता था। एकता के लिए उन्होंने उनके द्वारा अपनाए गए किन्हीं 3 तरीकों को बताओ। देखो क्या था, उस टाइम पे हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक साथ लाया गया था और इनके बीच में एकता बनी रहे, इसलिए तो जो भी नवाब होते थे, जो भी भाषण देते थे, उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों की भावनाओं का ध्यान रखा जाता था, ठीक है। जो मुस्लिम शासक था वो हिंदुओं की भावनाओं का ध्यान रखते थे, ये था सिस्टम। तो चलिए समझते हैं इसे एक बार। देखो जो घोषणाएं होती थी उसमें सभी लोगों से बिना जाति बिना धर्म का भेद किए विद्रोह का आह्वान किया गया था। मुस्लिम जो नवाब थे उनकी ओर से जो घोषणा होती थी उसमें हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखा जाता था ताकि ऐसी कोई बात ना हो जिससे उनकी भावनाएं भड़के। इस विद्रोह को एक ऐसे युद्ध के रूप में प्रस्तुत किया गया जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों का समान लाभ और समान हानि थी, यानी कि अगर फायदा मिलेगा तो दोनों को एक बराबर मिलेगा, नुकसान मिलेगा तो दोनों को एक बराबर मिलेगा। तो ऐसा माना गया था, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके बाद देखते हैं अगला, फोर्थ। इस्तेहारों में अंग्रेजों से पहले के अतीत की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता था। यह बताया जाता था कि अंग्रेज जब नहीं आए थे उससे पहले क्या था, किस तरीके से मतलब व्यवस्था थी, इस समय से पहले जो पहले की व्यवस्था थी वो ज़्यादा अच्छी थी, उसको ज़्यादा बेहतर बताया जाता था। और धार्मिक सहनशीलता की नीति के कारण समुदायों में सह अस्तित्व की प्रशंसा की जाती थी कि पहले व्यवस्था बेहतर थी, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। तो यहाँ पे आप कोई 3 पॉइंट बता सकते हो। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये काफ़ी पूछा जाता है, महात्मा गांधी वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन पक्का आना है और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यही क्वेश्चन आपसे। तो देखिए चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, आपको पता है कि यहाँ पे गांधी जी ने आंदोलन किए थे और आंदोलन की शुरुआत ही आप कह सकते हो यहाँ से की थी इन्होंने। तो गांधी जी की पहल ने किस प्रकार उन्हें एक ऐसे राष्ट्रवादी के रूप में उभारा जिनमें गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति थी। तो चलिए आंसर पे चलते हैं, समझते हैं इसको। देखिए क्या हुआ कि चंपारण में किसानों के लिए काश्तकारी की सुरक्षा और अपनी पसंद की फसल उपजाने की आज़ादी दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। क्या होता था भाई कि किसानों से जबरन नील की खेती करवाई जाती थी। नील की खेती में क्या होता था कि अंग्रेजों को बेनिफिट ज़्यादा था, इससे किसानों को नुकसान था, लेकिन फिर भी किसान मजबूर थे क्योंकि उन्हें अंग्रेजों की बात माननी पड़ती थी। तो ऐसे में इन्होंने आंदोलन करा कि किसान जो है अपनी मर्जी से यानी अपनी पसंद की फसल उपजाने की उसको आज़ादी दी जाए, इसलिए आंदोलन किया था चंपारण में। तो ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट, खेड़ा की बात करते हैं। खेड़ा में क्या हुआ था, गुजरात में है खेड़ा, ठीक है। खेड़ा में फसल जो थी वो चौपट हो गई थी। अब ऐसे में क्या था कि जो राज्य के किसान थे इनको टैक्स देना था, अब फसल उनकी नष्ट हो गई, टैक्स कैसे दें। तो ऐसे में इनको दिक्कत आ रही थी टैक्स देने में। तो लगान जो था, इन्होंने लगान माफ करने की मांग की कि भाई हम लगान नहीं जमा कर सकते क्योंकि हमारी फसल जो है वो नष्ट हो गई है। तो ये आंदोलन था खेड़ा वाला। तीसरा आंदोलन है अहमदाबाद वाला। तो अहमदाबाद में क्या था, कपड़े की मिल थी। कपड़े की मिल में जो मजदूर लोग थे वो काम करते थे, उनका क्या होता था, वहां पे शोषण होता था।
उनको काम करने की बेहतर स्थिति, बेहतर सुविधाएं नहीं मिलती थी। तो इसके खिलाफ उन्होंने क्या करा था, मिल के जो मजदूर थे उन्होंने आंदोलन किया था कि हमको क्या करें, बेहतर स्थितियां प्रोवाइड करें, बेहतर सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाए। तो ये था आंदोलन। तो ये तीनों का आपको यहाँ पे बता दिया है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं। देखिए, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद की इन पहलों से गांधी जी जो थे राष्ट्रवादी रूप में उभरे, राष्ट्रवादी नेता के रूप में उभरे। इनके दिल में गरीबों के प्रति सहानुभूति थी। अब यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि आपको पता होगा कि इनका जो पहला इंप्रेशन था, वो जो इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो अपना पहला स्पीच दिया था 1916 में, वहीं से इनको एक अच्छी इनकी इमेज बन चुकी थी, जो गरीबों के लिए आया हो, ऐसी इमेज इनकी बन चुकी थी। इसके बाद जब इन्होंने चंपारण का आंदोलन में शामिल हो गए, इसके बाद खेड़ा और अहमदाबाद गए, तो वहां से एक बड़े राष्ट्रवादी नेता के रूप में उभर कर आए थे। तो ये आप बता सकते हैं। तो सेक्शन ए में हमने क्या करा, हमने 4 क्वेश्चन जो थे चारों डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद देखो आपका जो सेक्शन बी है, इसको देखते हैं। इसमें आपको क्या है, इसमें आपको 6 नंबर के आपके क्वेश्चन हैं, 3। एक बार देख लेते हैं सेक्शन बी। देखो 5 से 7 यानी क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ये आपके 6 नंबर के क्वेश्चन है। और इसमें आपको जो वर्ड लिमिट रखनी है वो 150 वर्ड से 200 वर्ड के बीच में रखनी है, ठीक है। तो ये आपको समझना है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है पहला कि 1857 के विद्रोह के बारे में चित्रों से क्या पता चलता है। इतिहासकार जो थे वो इन चित्रों का विश्लेषण किस प्रकार करते हैं। तो देखते हैं, समझते हैं इसको। देखो, अंग्रेजों और भारतीयों द्वारा विद्रोह की कई तस्वीरें पेंसिल से बने रेखा या स्क्रीन चित्र, पोस्टर, कार्टून आदि बनाए गए थे। अब इनसे विद्रोह के बारे में कई चीजों का ज्ञान मिलता है। जैसे कि देखो, चित्रों में क्या था कि ब्रिटिश रक्षकों का अभिनंदन या अंग्रेज नायकों का गुणगान किया गया था। यानी जो ब्रिटिश रक्षक थे उनकी मतलब तारीफें थी उसमें एक तरह से। थॉमस जॉन्स जो थे ये बारकर, इनके द्वारा जो चित्र बनाया गया था द रिलीफ ऑफ लखनऊ, इसमें क्या था, कैंपबेल के आगमन पर जश्न मनाने का दृश्य जो था वो ये दर्शाता है कि ब्रिटिश सत्ता और नियंत्रण स्थापित हो चुकी है। तो इस चित्र को आप एक बार एनसीईआरटी में जाके देख लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे एनसीईआरटी नहीं मैंने डाउनलोड की, अब वहां जाके देखना, आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्या था भाई कि अंग्रेजों ने जो चित्र बनाए थे उसमें क्या था, जो उनके जो वॉर के जो नायक होते थे, मतलब उनको नायक की तरह दर्शाया गया था, जो उनके सिपाही होते थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। कुछ चित्र ऐसे थे जिसमें विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की दुर्दशा को भी दर्शाया गया था, ठीक है। जैसे कि जोसेफ नोएल ने एक पेंटिंग बनाई थी इन मेमोरियल। ये जो चित्र था इसमें विद्रोहियों की हिंसा और बर्बरता का प्रदर्शन दिखाया गया है कि जो विद्रोही थे यानी जो भारतीय थे वो हिंसक थे और बर्बर थे इनके अनुसार, ठीक है। इसके अतिरिक्त देखो क्या था कि कुछ चित्र है जैसे मिस व्हीलर, इन्होंने क्या करा, विद्रोहियों का सामना करते हुए चित्र बनाया था। इसमें धरती पर बाइबल पड़ी है, अंग्रेज औरतों के संघर्ष का चित्रण किया गया, धर्म की रक्षा, मतलब ये दिखाया गया कि बाइबल जमीन पे पड़ी हुई है, ये जो अंग्रेज है ये धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं विद्रोहियों से, ठीक है। कुछ इस तरीके से उन्होंने दिखाया। तो इस तरीके से अब देखो यहाँ पे कई सारे पॉइंट बनेंगे लेकिन आपको 5-6 पॉइंट ही एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। इसके बाद 5वां पॉइंट देखो, इन चित्रों में अंग्रेजों द्वारा विद्रोहियों से प्रतिशोध की भावना और उनको सबक सिखाने की भावना पनपती है। इन चित्रों को अगर कोई भी अंग्रेज देखेगा तो उसको यही फील होगा कि विद्रोहियों ने उनके साथ बहुत गलत करा और विद्रोहियों से प्रतिशोध यानी गुस्सा, इस तरीके के चित्र बनाए गए थे। इसमें एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लिए हुए महिला का आक्रामक रूप जो है वो दिखाया गया है। फिर पेशावर जो था वहां पे विद्रोहियों को मृत्युदंड और तोप से उड़ाने वाले चित्र जो हैं वो दिखाए गए। तो इस तरीके की चीजें दिखाई गई है कि किस तरीके से विद्रोहियों को बाद में सजा भी दी गई है। अगला देखो, विद्रोहियों को निर्मम तरीके से मौत के घाट उतारना और खुलेआम फांसी पर लटकाना जैसे चित्र लोगों में दहशत या डर फैलाने के लिए पत्र पत्रिकाओं द्वारा विभिन्न स्थानों पे भेजे गए। ये क्यों भेजे गए? इसलिए ताकि विद्रोही उन चित्रों को देखें, उन्हें ये पता लगे कि अगर वो पकड़े जाते हैं, कभी ना कभी पकड़े जाएंगे तो उनके साथ यही किया जाएगा, उनको खुलेआम फांसी दी जाएगी और उनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इससे क्या हो, विद्रोहियों में डर बैठ जाए। ये भी इन्होंने कोशिश की। के बाद देखो, कनिंघम को एक भव्य नेक वृद्ध के रूप में दर्शाकर उन्होंने कनिंघम को एक अच्छा व्यक्ति दिखाया, ठीक है। उसका मजाक ये बताया गया कि कनिंघम जो था एक वृद्ध व्यक्ति था, नेक व्यक्ति था, लेकिन उसका मजाक उड़ाया गया। इसके तात्पर्य यह है कि प्रतिशोध की आग में दया को कोई स्थान नहीं है, समझो, ताकि लोगों में विद्रोहियों के प्रति नफरत हो जाए,
चित्र को देखकर इस तरीके के चित्र बनाने की कोशिश की गई थी। तो आगे और भी पॉइंट है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे इतना ही आपको समझना है, 5-6 पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस चीज को समझते हुए चलो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, पेपर में आपके पूछे जाते हैं ये ज्यादातर क्वेश्चन। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपको ऑप्शन मिले हैं, एक क्वेश्चन ऊपर एक क्वेश्चन नीचे, ध्यान से देखो। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप एक जन आंदोलन में बदल दिया। आपको एक एग्जांपल देना है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो था उसको एक जन आंदोलन बना दिया, क्योंकि आपको पता होगा कि इनका जो भारत छोड़ो आंदोलन था विशेषकर वो, उसमें क्या था, उन्होंने हर वर्ग के लोग को शामिल कर लिया था, यानी इसको एक जन आंदोलन बना दिया था। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो महिलाएं हो, सभी वर्गों से लोग आ गए थे, इसलिए वो एक जन आंदोलन बना। तो इस तरीके की बातें आपको बताना है कि उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप जो था जन आंदोलन के रूप में बदल दिया, तो बताना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो, गांधी जी जो थे, इनकी भाषा और इनकी सादगी ने उन्हें जनता से जुड़ने में मदद की, क्योंकि ये आम लोगों की तरह कपड़े पहनते थे, आम लोगों की तरह रहते थे और आम लोगों की तरह बोलते थे। इनकी पोशाक और इनका जो लाइफस्टाइल था, इनकी जीवन शैली थी, उसमें वो बिल्कुल मतलब आम लोगों के साथ सहानुभूति और पहचान बनाई इन्होंने, क्योंकि इन्हें पता था कि हमारे देश की जो बड़ी जनसंख्या है वो गरीब है। तो ऐसे में उन्होंने उनकी तरह रहना शुरू करा। इसके बाद क्या है कि गांधी जी ने 3 जन आंदोलन करे, जिसमें व्यापक रूप से सभी वर्गों के लोग शामिल हुए, और सबसे ज्यादा जो था वो 1942 वाला भारत छोड़ो आंदोलन था, सबसे महत्वपूर्ण। बाकी आंदोलन भी इंपॉर्टेंट है, वो भी हम इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। देखो, इनके कहने पर, गांधी जी के कहने पे छात्रों ने सरकार द्वारा संचालित स्कूल जो थे या कॉलेज जो थे उसमें जाना बंद कर दिया। ये एक तरह से जन आंदोलन है कि लोगों ने पूरी तरीके से सरकारी व्यवस्था का बाइकआउट कर दिया था, यानी उसका बहिष्कार कर दिया था, ठीक है। इसके बाद देखो, वकील जो थे इन्होंने अदालत में जाने से इनकार कर दिया। मजदूर जो थे उन्होंने शहरों में हड़ताल कर दी। जनजाति जो थी वो वन कानूनों का उल्लंघन इन्होंने करना शुरू कर दिया। इससे पता लगता है कि जन आंदोलन हो चुका है। जन आंदोलन का मतलब है कि जिसमें जनता खुद से शामिल हो जाए, और जनता के सभी वर्ग, अब आप देख रहे हो यहाँ पे आदिवासी भी शामिल हो रखे हैं, स्टूडेंट भी शामिल हो रखे हैं, वकील भी शामिल हो रखे हैं, यानी कि सभी वर्गों के लोग आ रहे हैं, ठीक है। फिर क्या है, हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया गया। हिंदू और मुसलमानों ने खिलाफत और असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था बढ़ चढ़कर। देखो कितने सारे पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं, हमें इतने सारे पॉइंट नहीं लिखने हैं, चलिए इसको डिस्कस कर देता हूँ फिर भी मैं। इन्होंने क्या करा, स्वशासन की अवधारणा को बढ़ावा दिया और सत्याग्रह को लोकप्रिय बनाया। एक चीज देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर में ऐसे नहीं लिखना आंसर को, ठीक है। भूल कर भी पेपर में इस तरीके का आंसर मत लिखना। ये क्या है, ये आपको कीवर्ड्स दे रखे हैं, सीधा सीधा टू द पॉइंट आपको बातें बता रखी है। लेकिन आपको क्या करना है, पेपर में आप कोशिश करना कि आप एक हेडिंग बनाओ और उस हेडिंग को 2-3 लाइन में आप एक्सप्लेन करो, कम से कम 2 से 3 लाइन, 4 लाइन में आप उसको एक्सप्लेन करो, तब आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ऐसे कम शब्दों में लिखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आगे देखो, इन्होंने अहिंसा को लोकप्रिय बनाया और स्वदेशी और बहिष्कार पे जोर दिया कि स्वदेशी चीजों को अपनाओ और जो विदेशी चीजें उसका बहिष्कार करो। चरखे के माध्यम से विकेंद्रीकरण पे जोर दिया। इन्होंने छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि बड़े बड़े जो नेता लोग थे, बड़े बड़े समूह जो थे, उन सबको अपने आंदोलन में शामिल कर लिया, सभी ने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा भी लिया, तो ये भी बता सकते हैं। इसी के ऑप्शन में एक बार देखिए, 1929, ठीक है, दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो हुआ था, इसके महत्व को आपको बताना है। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए गांधी जी द्वारा दिए गए निर्देश के बारे में आपको बताना है कि उन्होंने क्या निर्देश दिए। ये सारे मैंने आपको चैप्टर की वीडियो में पढ़ाए हैं और डिटेल में पढ़ाए हुए हैं, तो आप वहां पे जरूर देख लेना वीडियो, ठीक है। देखो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था, जो नेहरू थे वो इसमें अध्यक्ष चुने गए थे और युवा पीढ़ी के नेतृत्व का प्रतीक माने जा रहे थे वो। इसमें यहाँ पे इसी आंदोलन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरा देश हमारा आजाद होना चाहिए, ठीक है। हम अपने हिसाब से यहाँ पे शासन चलाएंगे, अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है। फिर 26 जनवरी 1930 को अलग अलग जगह पे जो हमारा तिरंगा झंडा है उसको फहराया गया और देशभक्ति के गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो गांधी जी के अनुसार स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए उन्होंने उद्घोषणा की कि सभी गांव और सभी शहरों तक पूरे देश में एक ही समय पे संगोष्ठी की जाए, ठीक है। समारोह की शुरुआत जो है वो कैसे की जाए, हर जगह तिरंगा झंडा जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको फहराया जाए और देशभक्ति के गीत गाए जाए, ये इन्होंने आह्वान किया था लोगों से, ठीक है। दिन में रचनात्मक कार्य हो, जैसे सूत की कताई, अछूत की सेवा, हिंदू मुस्लिम पुनर्मिलन, ये सब किया जाए। तो इस तरीके की इन्होंने बातें यहाँ पे कही थी, रखी थी, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी आपको क्या है कि 2 ऑप्शन मिले हुए हैं।
एक क्वेश्चन है कि मुगल शासकों को शक्ति सीधे ईश्वर से मिलती थी, दैवीय प्रकाश के सिद्धांत को बताना है आपको। और चलो पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं, 7th क्वेश्चन को। ये दैवीय प्रकाश वाला क्वेश्चन मैंने आपको चैप्टर में विस्तार से बताया था। उसमें ये बताया गया था कि मुगल जो थे वो शासक कहते थे कि हमको दैवीय प्रकाश मिला हुआ है, यानी हम शासन के लिए ही बने हुए हैं, इस तरीके की बातें थी। तो चलिए देखते हैं। मुगलों के राजत्व सिद्धांत को अबुल फजल ने सबसे ऊंचे स्थान पर रखा है। क्या था कि रानी अलान कुआ जो थी, इसकी एक कहानी है। इसमें ये समझाने का प्रयास किया गया है कि गर्भ में पल रही संतानों पर दैवीय प्रकाश का प्रभाव स्पष्ट है, कि जो गर्भ में संतान पल रही है उस पर ही दैवीय प्रकाश पहुंच चुका था। और ये प्रकाश जो था ये हर पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता रहता था, हस्तांतरित होता रहता था। मुगल राजत्व के अंतर्गत क्या था, संतानें जो थी वो फरे आजादी अर्थात ईश्वरीय प्रकाश धारण करती थी। जो मुगलों की संतान थी उनको ईश्वरीय प्रकाश प्राप्त था, जिससे वो सत्ता के लिए बने थे। कुछ ऐसी मनगढ़ंत बातें उसमें बताई हुई थी, ठीक है। इसके बाद देखो, सबसे पहले सूफी संत जो थे शिहाबुद्दीन सुहारवर्दी, इन्होंने भी ये चीजें प्रस्तुत की, ईश्वरीय प्रकाश की बात। दैवी राजत्व के अंतर्गत मुगल बादशाह जो थे वो पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि है, ऐसी ऐसी बातें की गई थी। और ये भी कहा जाता था कि ये केवल सत्ता के लिए बने हुए हैं, ठीक है, सत्ता यही चला सकते हैं, इस तरीके की बातें थी। इसके बाद इसी क्वेश्चन के ऑप्शन में एक बार देखो कि राज्य पद के आदर्शों और दरबारी रीति रिवाजों पर प्रकाश डालते हुए मुगल दरबार और प्रशासन की वर्तमान भारतीय शासन व्यवस्था की तुलना कीजिए। देखिए, मुगल साम्राज्य के शासक जो थे वो खुद को एक विशाल और विजातीय जनता के शासन के लिए नियुक्त मानते थे। वो मानते थे कि वो एक बड़ी जो जनसंख्या है, जनता है, उस पर शासन करने के लिए बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, ऐसा ये मानते थे। फिर क्या था कि असलियत में राजनीतिक परिस्थितियां जो थी इस भव्य दृष्टि को सीमाबद्ध कर देती थी। क्योंकि राजनीतिक रूप में अगर आप देखोगे तो भारत का जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत अलग थी। दक्षिण में जाते हो तो वहाँ पे मराठों वगैरह का आपको वर्चस्व दिखेगा, ठीक है। अगर राजस्थान की तरफ जाएंगे तो राजपूतों का वर्चस्व दिखेगा। तो भौगोलिक दृष्टि भी काफी मतलब अलग थी। मुगल बादशाह जो थे इनके द्वारा क्या था कि मुगलों और स्थानीय सरदारों के बीच में, ठीक है, मुगलों और स्थानीय सरदारों के बीच में जो मैत्री, जो संधियां वगैरह थी, इसके जरिए विभिन्न क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर मुगल साम्राज्य की रचना की गई थी। क्योंकि इन्होंने कई जगह पे युद्ध भी लड़ा तो कई जगह पे संधियां की, ठीक है, संधियां करके अपने वर्चस्व को बढ़ाने की कोशिश की थी। बादशाह अकबर ने अपने साम्राज्य को बढ़ाया था, विस्तार किया था। उन्होंने अपने समय में क्या किया था, विशालतम, दृढ़तम और सबसे समृद्ध राज्य बनाकर इसको मजबूत किया। ईरान के जो सफावी थे और तुरान और मध्य एशिया के जो उज्बेक लोग थे, इन्होंने भी विस्तारवादी योजनाओं पर लगाम लगाई थी। तो ये पॉइंट जो है आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। 6 पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने हैं। यहाँ पे पॉइंट और भी बहुत सारे दे रखे हैं, लेकिन आपको सारे याद नहीं करने। देखो लास्ट पॉइंट और बता देता हूँ। आज के समय की अगर हम बात करें भारत में, क्योंकि उसमें एक पॉइंट था आज के समय से भी बताओ, तो आज के समय में गणतंत्रीय व्यवस्था है भारत में, ठीक है, गणतंत्र है। देश जो है वो संविधान से चलता है। सभी नागरिकों की बात करें तो सभी को समान दर्जा संविधान देता है। धर्म, जाति, रंग, लिंग भेद, किसी प्रकार का मतलब भेदभाव नहीं किया जा सकता। सभी को समान अवसर मिले हुए हैं। ये आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये पॉइंट आपको लिखना था। मैं आपको क्वेश्चन में भी दिखा देता हूँ। देखो, मुगल समय में क्या था वो आपको बताना है, और यहाँ पे लिखा हुआ है वर्तमान भारतीय शासन व्यवस्था से तुलना करना है कि आज की शासन व्यवस्था कैसी है और मुगलों की शासन व्यवस्था कैसी है, इसमें आपको बताना था। वो दरबार था, दरबार के अनुसार होता था, और आज जो चलता है सिस्टम वो संविधान के अनुसार चलता है। तो दोनों चीज़ों को यहाँ पे कंपेयर करके बता देना था। तो ये हो गया आपका सेक्शन बी। सेक्शन सी क्या है, देखो आपका ये आएगा आपका पैसेज वाला, ध्यान से देख लो इसे। तो पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो इसे आप कर लेना। यहाँ पे टाइम थोड़ा कम है, मैं आपको आगे ले चलता हूँ। सेक्शन डी देखो आपका मैप वाला आएगा। मैप में आपको क्या करना है, वह स्थल बताना है जहां हिंसा भड़कने के बाद गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो जो चौरी चौरा वाली जो जगह थी वहां पे क्या हुआ था, पुलिस चौकी को आग लगा दी गई थी, ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया था। तो आपको ये मैप में बताना है। इसके बाद वह स्थल बताना है, ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन में वह स्थल बताना है जहां गांधी जी ने 1916 में पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज की थी। तो BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो थी उसमें इन्होंने अपना पहला वहां पे भाषण दिया था, ठीक है। तो आप मैप में से बता सकते हैं।
इसके बाद बी है, भारत के दिए गए इस राजनीतिक मानचित्र पर 1857 की क्रांति से संबंधित एक स्थल ए अंकित किया गया है, इसे आपको बताना है। तो ए जो है आप ध्यान से देखोगे तो ये दिल्ली हो सकता है, ठीक है, दिल्ली दिख रहा है। और एक बार चलते हैं हम इसमें आंसर की में चलते हैं। देखो, ठीक है, दिल्ली बताया गया इसमें। और ये चौरी चौरा मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पे पुलिस चौकी में आग लगा दी थी गई थी। और ये BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यहाँ पे इन्होंने पहला भाषण दिया था, जो बताया वो सारी चीज़ें यहाँ पे है। और इसके बाद और देखते हैं क्वेश्चन अगर है इसमें तो। इसके बाद ये दृष्टिबाधित वाले क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा पेपर खत्म हो जाता है। तो आपको मोटा मोटा पेपर डिस्कस कर दिया। देखो आपका जो ये पेपर टर्म 2 का है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। मैं इस पे आपको कमेंट करो, मैं आपको और भी कई सारे सैम्पल पेपर बना के करा दूंगा, क्योंकि अभी तक मेरे एग्जाम चल रहे थे जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। पर मेरे एग्जाम खत्म हो गया, मैं अब फ्री हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, अगर आपको सैम्पल पेपर चाहिए तो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ला के आपको हर तरह की चीज़ें उसमें करा दूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।